संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी की। नागपुर में संघ के संस्थापकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को श्रद्धांजलि दी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात भी की। इसके बाद दीक्षा भूमि में बाबा साहेब को भी नमन किया। इस बीच पीएम के नागपुर दौरे पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने हमला बोला है। आइए जानते हैं क्या कहा है उन्होंने। सितंबर में रिटायरमेंट का एप्लीकेशन लिखने के लिए शायद वो आरएसएस मुख्यालय गए। मेरी जो जानकारी है 10-11 साल में कभी मोदी जी गए नहीं। मोदी जी गए हैं वो बताने के गए हैं मोहन राव भागवत जी से कि टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। अब देखिए, दो बातें हैं आरएसएस की जो मेरे समझ में आई है। एक तो मोहन राव भागवत यानी सरसंघ चालक और पूरा संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। अब मोदी जी का समय खत्म हो गया है और देश में बदलाव चाहता है और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने मर्जी से चुनना चाहता है, तो इसलिए मोदी जी वहां गए थे। मोदी जी जा रहे हैं। संजय राउत ने दावा किया है कि पीएम मोदी सितंबर में रिटायरमेंट लेने वाले हैं। संजय राउत ने कहा, पीएम मोदी का अगला उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से होगा और उसका फैसला संघ करेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए भी संघ फैसला करेगा। साफ दिख रहा है कि संघ जिसे चाहता है वही बीजेपी अध्यक्ष पद पर आएगा। 10 साल बाद मोदी का नागपुर जाकर सरसंघ चालक से मिलना कोई साधारण बात नहीं है। संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। उन्होंने कहा, सितंबर में रिटायरमेंट का आवेदन लिखने के लिए शायद वो आरएसएस मुख्यालय गए थे। मेरी जो जानकारी है कि पिछले 10-11 सालों में मोदी जी कभी वहां नहीं गए। इस बार मोदी जी बताने के लिए गए थे कि वो मोहन भागवत जी से कहने जा रहे हैं कि वो टाटा बाय बाय कर रहे हैं। राउत ने आगे लिखा, अब दो बातें हैं जो मैंने आरएसएस के बारे में समझी हैं। पहली, संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। दूसरा, अब मोदी जी का समय खत्म हो चुका है और वो देश में बदलाव चाहते हैं। राउत के आरोपों का जवाब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस ने दिया है। उन्होंने कहा, देखिए, मोदी जी अभी 2029 के पीएम बनेंगे। ये मुगलों में होता है कि पिता जिंदा है और बेटा राजा बनता है। जहां तक मेरा नाम का सवाल है, मैं किसी पीएम की रेस में नहीं हूं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को उत्तर प्रदेश पुलिस पर ईद के मौके पर लखनऊ में उनके काफिले को रोकने का आरोप लगाया और बैरिकेडिंग पर सवाल उठाया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस ने अपनी कार्रवाई के लिए कोई कारण नहीं बताया और योगी सरकार की आलोचना करते हुए इसे तानाशाही और आपातकाल जैसे कृत्य बताया। अखिलेश यादव ने कहा, जब मैं ईद समारोह में शामिल होने आ रहा था तो जानबूझकर मुझे पुलिस ने रोका। आधे घंटे तक बातचीत करने के बाद मुझे आगे जाने दिया। जब मैंने जानना चाहा कि आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है तो किसी अधिकारी के पास कोई जवाब नहीं था। क्या ऐसा दबाव इसलिए बनाया जा रहा है कि हम दूसरे लोगों के समारोह में शामिल ना हो? बीजेपी ये देश संविधान से नहीं चला रही है। उन्होंने कहा, हम वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं। 80 करोड़ लोगों के प्रति व्यक्ति आय क्या है? ये लोग नोटबंदी लाए, जीएसटी लाए। ये जो काम करते हैं वो अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए करते हैं। लोग त्योहार ना मना पाए इसलिए ऐसी बैरिकेडिंग की। ऐसा कभी नहीं देखा। इसको मैं तानाशाही समझूं, इमरजेंसी समझूं, क्या समझूं? अखिलेश यादव ने कहा, आज पूरे प्रदेश, देश और दुनिया के सभी लोगों को मैं आज बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। ईद का त्योहार हम सभी एक दूसरे से गले मिलकर खुशी के साथ मनाते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम गले मिलकर एक दूसरे का सम्मान करें। यही हमारे देश की खूबसूरती है, जहां पर अलग अलग धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा, भाजपा सरकार की आत्मा में नफरत घुस चुकी है। भाजपा सरकार की आत्मा में नफरत घुस चुकी है। भाजपा सरकार जिस तरह का असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक और नफरती व्यवहार आजकल दलित पिछड़ा नेताओं के साथ कर रही है वो अस्वीकार्य है।
अखिलेश यादव देश के दलित पिछड़ा पीडीए के सर्वोच्च नेतृत्वकारी नेता हैं और डरी हुई भाजपा सरकार अखिलेश यादव को रोकने का हर संवैधानिक अलोकतांत्रिक प्रयास कर रही है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। इस चरण की कार्यवाही के भी 4 दिन बाकी हैं और अब सरकार वक्फ बिल लाने की तैयारी में है। वक्फ बिल 2 अप्रैल को संसद में आ सकता है। सूत्रों की माने तो वक्फ बिल 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। सरकार अगर 2 अप्रैल को वक्फ बिल संसद में लाती है तो उसे दोनों सदनों से पारित कराने के लिए इस सत्र में केवल 2 ही दिन का समय मिलेगा। वक्फ संशोधन विधेयक संसद के पिछले सत्र में लोकसभा में पेश किया गया था। विपक्षी सदस्यों के भारी हंगामे के बीच पेश हुए विधेयक को संयुक्त सदस्यीय समिति के पास भेज दिया गया था। वक्फ बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदंबिका पाल की अगुवाई में जेपीसी गठित की गई थी। जगदंबिका पाल की अगुवाई वाली जेपीसी ने बजट सत्र के दौरान ही अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी थी। इस रिपोर्ट में बीजेपी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के घटक दलों की ओर से दिए गए सुझाव शामिल किए गए हैं। विपक्ष के कई सदस्यों ने डिसेंट नोट दिए हैं। एनडीए के 2 घटक दलों जेडीयू और टीडीपी के रुख की भी चर्चा हो रही है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बिल को लेकर दोनों दलों की चिंताओं का निवारण हो गया है। जेपीसी में भी दोनों दलों के सदस्य थे ही। जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट की जिस बैठक में संशोधित रिपोर्ट के आधार तैयार नए बिल को मंजूरी मिल गई थी, उसमें भी एनडीए के दोनों घटक दलों के कोटे के मंत्री मौजूद थे।